मेटामॉर्फोसिस, फ्रेंज काफ्का। एक सुबह ग्रेगर सैम्सा जब एक भयानक सपने से जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर एक भयानक कीड़े में तब्दील पाया। वह अपनी कवच जैसी पीठ के बल लेटा हुआ था और जब उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया तो अपना गुंबद की तरह थोड़ा उभरा हुआ भूरे रंग का पेट देखा, जो बड़ा और सख्त खंडों में बांटा हुआ था। चादर से ओढ़ा हुआ उसका शरीर उसे बड़ी मुश्किल से ढक पा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी पल फिसलकर नीचे गिरने वाला है। उसने देखा कि उसके कई पैर थे, जो आकार में शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत पतले और कमजोर होने के कारण इधर उधर लटक रहे थे। मुझे क्या हुआ है, उसने सोचा। यह कोई सपना नहीं था। हालांकि कमरा थोड़ा ज्यादा ही छोटा था, लेकिन हर लिहाज से वह एक इंसान का ही कमरा नजर आ रहा था, जिसकी चारों चिरपरिचित दीवारों के बीच शांति पसरी हुई। मेज पर कपड़ों के नमूनों का कलेक्शन फैला हुआ था, क्योंकि सैमसा एक ट्रेवलिंग सेल्समैन था। उसके ऊपर एक तस्वीर टंगी थी, जिसे उसने हाल ही में एक फोटो मैगजीन से काटा था, जिसे एक अच्छे सुनहरे फ्रेम में जड़वाया था। इस फोटो में एक महिला को फर टोपी और फर बोआ पहने हुए दिखाया गया था, जो सीधी बैठी है। उसके फर से बने भारी मफ ने उसकी निचली बांह को पूरा ढक रखा था। फिर ग्रेगर ने खिड़की के बाहर के बेकार मौसम को देखा। बारिश की बूंदें शीशे से टकराती हुई सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी देर और सो जाऊं और यह सारी बकवास भूल जाऊं तो कैसा रहेगा। लेकिन अभी उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि उसे दाहिनी तरफ करवट लेकर सोने की आदत थी और अपनी वर्तमान स्थिति में वह ऐसा नहीं सो सकता था। चाहे वह अपने आप को कितना भी जोर से दाहिनी ओर धकेलता, पर हर बार वह जहां था लुढ़क कर वहीं गिर जाता। उसने अपनी आंखें बंद करके इस कोशिश को कम से कम 100 बार आजमाया होगा, ताकि उसे अपने लड़खड़ाते पैरों को न देखना पड़े। और बस तभी रुका जब उसे हल्का सा, बहुत धीमा धीमा दर्द महसूस होने लगा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हे भगवान, उसने सोचा, मैंने कितना कठिन कैरियर चुना है, जिसमें रोज रोज सफर करना होता है। घर पर अपने खुद के बिजनेस की तुलना में ऐसे बिजनेस में बहुत ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती है। इसमें सबसे बड़ा अभिशाप तो रोजाना की यात्राएं हैं। इसके अलावा ट्रेन पकड़ने की चिंता, खराब और अनियमित खाना, हर वक्त नए नए लोगों से संपर्क करना होता है, जिससे आप कभी किसी को ठीक से जान ही नहीं पाते या उसके साथ कोई दोस्ताना रिश्ता नहीं बना पाते। भाड़ में जाए ये सब। उसे अपने पेट पर हल्की सी खुजली महसूस हुई, तो उसने खुद को धीरे धीरे अपनी पीठ के बल बेड के सिरे की तरफ खिसकाया, ताकि वह अपना सिर ढंग से ऊपर उठा सके। तब पता चला कि खुजली कहाँ थी। तभी उसने देखा कि वह बहुत सारे छोटे सफेद धब्बों से ढका हुआ था। वह नहीं जानता था कि इनका क्या किया जाए, और जब उसने एक पैर से उस जगह को महसूस करने की कोशिश की तो उसे तुरंत अपना पैर पीछे खींच लेना पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने उस जगह को छुआ तो उसे एक ठंडी कपकपी महसूस हुई। वह पहले वाली स्थिति में वापस आ गया। हर रोज जल्दी उठना, उसने सोचा, यह बेवकूफी है। आपको भरपूर नींद लेनी ही चाहिए। दूसरे ट्रेवलिंग सेल्समैन तो लग्जरी लाइफ जीते हैं। जैसे जब भी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेने के लिए सुबह गेस्ट हाउस में वापस जाता हूं, तो वे महाशय अभी भी बैठकर अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। मुझे भी बॉस के साथ ऐसा करना चाहिए, लेकिन वह मुझे मौके पर ही निकाल कर बाहर कर देगा। क्या पता, शायद यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात हो। अगर मुझे अपने माँ बाप के बारे में सोचना नहीं होता तो मैंने बहुत पहले ही नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दिया होता। मैं बॉस के पास जा चुका होता और उसे यह बता दिया होता कि मैं क्या सोचता, क्या चाहता और क्या महसूस करता हूँ। यह सब सुनते ही वह सीधा अपनी मेज से गिर जाएगा। यह कितना अजीब सा काम है, अपने डेस्क पर बैठे रहना, वहीं अपने कर्मचारियों को सुनाते हुए उन्हें नीचा दिखाना, और खासकर तब सबसे अजीब लगता है जब आपको अपने बॉस के बिल्कुल करीब जाना पड़ता है, क्योंकि उसे सुनने में कठिनाई होती है। खैर,
अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि एक बार अपने माँ पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं। मुझे लगता है कि अगले 5 या 6 सालों में ऐसा हो जाएगा। फिर मैं पक्का यही करूंगा। तभी मैं बड़ा बदलाव कर पाऊंगा। हालांकि अभी तो सबसे पहले मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह 5 बजे चलती है। उसने कपड़े रखने वाली अलमारी पर टिक टिक कर रही अलार्म घड़ी की ओर देखा। हे भगवान, मर गया, उसने सोचा। 6:30 बज चुके थे और घड़ी की सुइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थी। 6:30 से भी देर हो चुकी थी, बल्कि 6:45 बजने जैसा लग रहा था। क्या अलार्म घड़ी नहीं बजी थी? उसे बिस्तर से ही दिख रहा था कि 4 बजे का अलार्म लगाया गया था, तो निश्चित रूप से घंटी बजी होगी। हाँ, लेकिन क्या उस फर्नीचर के चरमराते शोर के बीच शांत से सोना मुमकिन था? सही है, वह शांति से नहीं सोया था। शायद इसी वजह से उसे और ज्यादा गहरी नींद आ गई होगी। लेकिन अब वह क्या करे? अगली ट्रेन भी 7 बजे गई। अगर वह यह ट्रेन पकड़ता तो उसे पागलों की तरह भागना पड़ता। नमूनों का कलेक्शन अभी भी पैक नहीं हुआ था और ऊपर से वह अपने शरीर में बिल्कुल भी ताजगी और फुर्ती महसूस नहीं कर रहा था। अगर उसने ट्रेन पकड़ भी ली तो भी वह अपने बॉस के गुस्से से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट 5 बजे की ट्रेन को देखने के लिए वहां मौजूद होगा। उसने बहुत पहले ही ग्रेगर के वहां नहीं होने के बारे में अपनी रिपोर्ट डाल दी होगी। ऑफिस असिस्टेंट बॉस का आदमी था, बिल्कुल डरपोक, जिसे कोई समझ नहीं थी। अगर वह बीमार होने की सूचना दे दे तो क्या होगा? लेकिन ऐसा करना बेहद तनाव भरा और संदेहास्पद होगा, क्योंकि 5 साल की सर्विस में ग्रेगर एक बार भी बीमार नहीं पड़ा था। उसका बॉस पक्का मेडिकल बीमा कंपनी के डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि माता पिता को उनके आलसी बेटे के लिए दोष देगा और डॉक्टर की हर बात को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि ग्रेगर बीमार नहीं था, बस कई लोग कामचोर होते हैं। और इससे भी ज्यादा, क्या वह इस मामले में पूरी तरह गलत होगा? वास्तव में अब इतनी देर तक सोने के बाद ग्रेगर को बहुत अच्छा लग रहा था, और यहां तक कि बहुत ज्यादा नींद लेने के कारण उसे भूख भी सामान्य से ज्यादा लग रही थी। वह अभी भी यह सब सोचते हुए बिस्तर से जल्दी जल्दी बाहर निकलने का फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी घड़ी में 6:45 बज गए। उसके सिरहाने के पास दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ग्रेगर, किसी ने आवाज दी। यह उसकी मां थी। 6:45 बज गए हैं, क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं था? वह कोमल आवाज। जब ग्रेगर ने उत्तर देते हुए अपनी ही आवाज सुनी तो वह चौंक गया। वह मुश्किल से ही पहचान पाया कि यह आवाज मेरी मां थी। मानो उसके अंदर एक दर्दनाक और अनियंत्रित चीख निकलकर उसकी आवाज के साथ मिल रही हो। पहले तो शब्द साफ थे, लेकिन बाद में वे अस्पष्ट हो गए, जिससे मुझे भी पूरा यकीन नहीं हुआ कि मैंने ठीक से सुना है या नहीं। ग्रेगर पूरी बात बताना चाहता था और सब कुछ साफ करना चाहता था, लेकिन इन परिस्थितियों में उसने यह कहकर खुद को संतुष्ट किया कि हाँ माँ, हाँ, थैंक यू, अब मैं उठ रहा हूँ। ग्रेगर की आवाज में आया बदलाव शायद लकड़ी के दरवाजे से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि उसकी माँ यह बात सुनकर संतुष्ट हो गई और वहां से चली गई। लेकिन इस छोटी सी बातचीत से परिवार के दूसरे सदस्यों को पता चल गया कि उनकी उम्मीदों के विपरीत आज ग्रेगर अभी भी घर पर था। जल्दी ही उसके पिता ने साइड के दरवाजे को हल्के हाथ से खटखटाया। ग्रेगर, ग्रेगर, उन्होंने पुकारा। क्या हुआ? और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आवाज में चेतावनी भरी गहराई के साथ फिर से पुकारा। ग्रेगर, ग्रेगर। दूसरी ओर के दरवाजे पर उसकी बहन दुख भरी आवाज में बोली, ग्रेगर, तुम ठीक नहीं हो क्या? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ग्रेगर ने दोनों को उत्तर दिया, मैं अब तैयार हूं। उसने बहुत सावधानी से और अपने हर शब्द के बीच लंबे समय तक विराम देकर अपनी आवाज में भिन्नता को दूर करने की कोशिश की। उसके पिता नाश्ते के लिए वापस चले गए, लेकिन उसकी बहन ने फुसफुसाकर कहा, ग्रेगर, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
हालांकि ग्रेगर ने दरवाजा खोलने के बारे में अभी तक नहीं सोचा था। इसके विपरीत उसने अपनी यात्राओं से सीखी एक सावधानी भरी आदत के लिए खुद को बधाई दी कि रात में आप चाहे घर पर हों फिर भी कमरे के सभी दरवाजे बंद रखें। अब वह सबसे पहले बिना किसी परेशानी के शांति से उठना चाहता था, फिर कपड़े पहनना और सबसे बढ़कर अपना नाश्ता करना चाहता था। उसके बाद ही वह सोच विचार करेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह बिस्तर पर पड़े रहने से वह अपने विचारों को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाए। उसे याद आया कि उसे अक्सर बिस्तर पर लेटते हुए हल्का सा दर्द महसूस होता था, जो शायद गलत तरह से लेटने के कारण होता था, लेकिन वह हमेशा कोरी कल्पना ही साबित होती थी। आज उसकी कल्पनाएं धीरे धीरे कैसे सच साबित हुई, यह देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसे इस बात में जरा भी शक नहीं था कि उसकी आवाज में आया बदलाव सर्दी के पहले लक्षण के अलावा और कुछ भी नहीं था, जो सफर वाले सेल्समैन के लिए एक व्यावसायिक खतरा साबित होता। कंबल उतार कर फेंकना तो साधारण सी बात थी। उसे बस खुद को थोड़ा सा हिलाना पड़ा और वह अपने आप गिर गई। लेकिन उसके बाद उठने में उसे सबसे ज्यादा मुश्किल हुई, वो भी सिर्फ इसलिए कि वह असामान्य रूप से बड़ा था। उसने खुद को ऊपर उठाने के लिए अपनी भुजाओं और हाथों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन हाथों की बजाय उसके पास सिर्फ छोटे छोटे पैर थे, जो अलग अलग दिशाओं में झूल रहे थे और जिन्हें वह काबू करने में भी नाकाम था। यदि वह अपने पैरों में से किसी एक को मोड़ना चाहता तो दूसरे पैर पहले ही दूर भाग जाते और एक पैर को नियंत्रित करने की वजह से सारे पैर अनियंत्रित हो जाते और पूरे शरीर में दर्द की लहरें उठने लगती। ग्रेगर ने खुद से कहा, यह बिस्तर पर करना संभव नहीं, इसलिए ऐसी कोशिश करते रहने का कोई फायदा नहीं। पहली चीज जो वह करना चाहता था वह थी अपने शरीर को बिस्तर से बाहर निकालना। लेकिन उसने अपने शरीर के इस निचले हिस्से को पहले कभी देखा नहीं था और वह कल्पना भी नहीं कर सका कि यह कैसा दिखता होगा। इसे हिलाना बहुत मुश्किल हो गया, तो वह बहुत धीरे धीरे खिसका और आखिरकार लगभग आवेश में आकर उसने लापरवाही से खुद को पूरी ताकत से आगे की ओर धकेल दिया। लेकिन उसने गलत दिशा चुनी थी, जिसके कारण वह बेड के निचले हिस्से में जोर से जा टकराया। दर्द से उसे यह पता चला कि उसके शरीर का निचला हिस्सा शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अब उसने पहले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को बिस्तर से बाहर निकालने का निश्चय किया और ध्यान से अपना सिर बगल की ओर किया। अपने शरीर की चौड़ाई और इतने वजन के बावजूद उसने यह सब काफी आसानी से मैनेज कर लिया और अंततः धीरे धीरे सिर की दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन अब अंत में उसने अपना शरीर बिस्तर से बाहर निकाला और ताजी हवा महसूस की, तो उसे यह ख्याल आया कि अगर वह खुद को गिरने दे और उसके सिर पर कोई चोट न लगे तो यह एक चमत्कार होगा। लेकिन खुद को उसी तरह आगे बढ़ाने से उसे डर लगने लगा। अब वह किसी भी कीमत पर अपने आप को बिस्तर से बाहर नहीं गिरा सकता था, क्योंकि होश खोने से बेहतर है बिस्तर पर पड़े रहना। पहले वह जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वापस जाने के लिए उतनी ही कोशिश करनी पड़ी। लेकिन जब वह वहां लेटा हुआ कराह रहा था और एक बार फिर अपने पैरों को देख रहा था, तो उसे समझ आया कि अब उसके पैर पहले से भी अधिक संघर्ष कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि जिस परेशानी और संघर्ष का उसने पहले अनुभव किया था वह अभी भी जारी है और मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक बार फिर खुद से कहा कि उसके लिए बिस्तर पर पड़े रहना संभव नहीं है और सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात यही होगी कि वह कैसे भी करके, कितना भी सहन करके इस बिस्तर से खड़े होकर आजाद हो जाए। हालांकि साथ ही वह खुद को यह याद दिलाना नहीं भूला कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने की तुलना में शांति से विचार करना कहीं बेहतर विकल्प है। ऐसे समय में वह खिड़की से बाहर देखते हुए जितना हो सके उतना बाहर स्पष्ट देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस सकरी सड़क के दूसरी ओर भी सुबह का कोहरा छाया हुआ था और इस नजारे में उसके लिए कोई आत्मविश्वास या उत्साह नहीं था। 7 बज चुके हैं। जब घड़ी ने दोबारा दस्तक दी तो उसने खुद से कहा,
7 बज गए और अभी भी ऐसा ही कोहरा छाया हुआ है। यह देखकर वह कुछ देर चुपचाप लेटा हुआ हल्की हल्की सांसें लेता रहा, मानो उसे उम्मीद थी कि शायद इस पूरी शांति की वजह से पहले जैसा था वैसा ही हो जाए। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, 7:30 बजने से पहले मुझे हर हाल में बिस्तर छोड़ना होगा, वरना कोई फिर आ जाएगा और पूछेगा कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि 7 बजे से पहले ही ये सब काम में लग जाते हैं। इसलिए उसने एक साथ अपने पूरे शरीर को बेड से नीचे झुकाने में लगा दिया। उसे लगा, यदि वह इस तरह से बिस्तर से गिरने में सफल हो जाए और ऐसा करते समय अपना सिर ऊंचा उठाकर रखे, तो शायद वह घायल होने से बच जाए। उसकी पीठ काफी सख्त लग रही थी, लेकिन शायद कालीन या गिरने से लेकिन शायद कालीन पर गिरने से उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे उस तेज आवाज की ज्यादा फिक्र थी जो गिरते वक्त वह करने वाला था, और क्योंकि ऐसी अलार्म घड़ी की आवाज नहीं होती, तो यह आवाज दरवाजों से बाहर जाकर चिंता पैदा कर सकती थी। लेकिन इसका जोखिम तो उसे उठाना पड़ा। ग्रेगर जब पहले ही बिस्तर से आधा उठ चुका था, तो उसे उठने का यह नया तरीका एक कोशिश से ज्यादा खेल लग रहा था, क्योंकि उसे बस आगे पीछे हिलना था। तभी उसे ख्याल आया कि अगर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए तो उसके लिए सब कुछ करना कितना आसान हो जाएगा। दो ताकतवर लोग उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसके पिता और नौकरानी, जिन्हें अपनी बाहों से उसकी पीठ को नीचे धकेलना होगा। बिस्तर से अलग करने के लिए इसके लिए उन्हें भी झुकना होगा। फिर धैर्य और सावधानी के साथ मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि इस समय मेरा शरीर फर्श पर झूल जाएगा। हो सकता है वहां मेरे छोटे छोटे पैर काम आ जाएं। क्या उन्हें वास्तव में मदद के लिए बुलाना चाहिए? जबकि सच यह है कि सब दरवाजे बंद थे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह इस विचार पर अपनी हंसी नहीं दबा सका। कुछ देर बाद वह बिल्कुल बेड के किनारे इतनी दूर आ गया था कि अगर वह बहुत जोर से हिलता तो उसके लिए अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता। अब समय 7:10 हो गया था और अब उसे जल्द ही अंतिम निर्णय लेना होगा। तभी फ्लैट के दरवाजे पर घंटी बजी। कोई आदमी काम से आया होगा, उसने खुद से कहा, और चुप हो गया। हालांकि बहुत देर से चारों ओर परेशानी की वजह से इधर उधर होते हुए उसके छोटे छोटे पैरों में अब कुछ जान आ गई थी। एक पल के लिए मानो सब कुछ शांत हो गया था। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, व्यर्थ की उम्मीद में फंसे ग्रेगर ने खुद से कहा। लेकिन फिर नौकरानी हमेशा की तरह मजबूत कदमों से दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। ग्रेगर सिर्फ आने वाले के अभिवादन के पहले शब्द सुनना चाहता था, और वह जान गया था कि कौन आया था। खुद हिटलर। उस कंपनी में काम करने वालों में से ग्रेगर ही एकमात्र ऐसा इंसान क्यों बन गया था जिसकी थोड़ी सी भी लापरवाही पर वह निंदा का पात्र बन जाता था और उसे सब निकम्मा साबित करने पर तुल जाते थे। क्या जितने भी कर्मचारी थे वे सभी लुटेरे थे? क्या उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो वफादार और पूरी तरह समर्पित हो? कोई ऐसा होगा जो केवल कंपनी का काम न कर पाने की वजह से सोचकर बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाता था? क्या इतना काफी नहीं था कि ट्रेनीज में से ही किसी एक को पूछताछ करने के लिए भेज देते? चलो यह भी मान लेते हैं कि पूछताछ भी जरूरी थी, तो क्या हिटलर को खुद आना और निर्दोष परिवार को यह दिखाना जरूरी था कि इतना संदिग्ध मामला है जिसकी जांच करने के लिए केवल हिटलर की बात पर ही भरोसा किया जा सकता है? किसी भी सही निर्णय लेने से ज्यादा इन विचारों ने उसे परेशान कर दिया था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बिस्तर से बाहर निकाल दिया। इसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वास्तव में यह कोई तेज आवाज नहीं थी। जमीन पर बिछे कालीन की वजह से उसके गिरने की आवाज नहीं हुई। हालांकि उसने अपना सिर सावधानी से नहीं संभाला था और गिरते ही उसका सिर जा टकराया। गुस्से और दर्द में उसने अपना सिर कालीन पर रगड़ दिया। वहां कुछ गिरा है? बाईं ओर के कमरे से हिटलर की आवाज आई। ग्रेगर ने कल्पना करने की कोशिश की कि आज उसके साथ जो कुछ हुआ क्या कभी हिटलर के साथ भी हो सकता है।
आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह संभव है, लेकिन मानो इस प्रश्न का कर्कश उत्तर देते हुए अपने अत्यधिक पॉलिश किए हुए जूतों में हिट करके दृढ़ कदमों की आवाज अब बगल के कमरे में सुनी जा सकती थी। उसके दाहिनी ओर के कमरे से ग्रेगर की बहन उसे बताने के लिए फुसफुसाई, ग्रेगर, हेड क्लर्क यहाँ आए हैं। हाँ, मुझे पता है, ग्रेगर ने खुद से ही कहा, लेकिन तेज बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया।